और आप देख रहे हैं मेरे साथ, एक बार फिर पूछता है भारत। देशवासियों, जो लोग अब तक ये कहते आए हैं कि नए किसान बिल से पूरे देश के किसान नाराज हैं, उन्हें आज जोरदार तमाचा लगा है। आज किसान दिवस पर खुद किसानों ने उन लोगों को जवाब दिया है। मेरठ में हजारों किसान इकट्ठा हुए थे, खुले दिल से ने किसान बिल पर बात की। बिल की एक एक बात समझकर बताया कि उन्हें नया कानून काफी पसंद है। इस बिल से उनकी कमाई बढ़ेगी, किसान ज्यादा स्वतंत्र होगा, किसान अब फसल पैदा करने के साथ साथ खुद उसे बाजार में बेच सकेगा। मतलब कि किसान अब सिर्फ किसान नहीं रहेगा, वो कारोबारी भी होगा। और अब तक किसानों को अपनी फसल बेचने के लिए मंडी के भरोसे रहना पड़ता है, लेकिन नए कानून में किसानों को खुद कहीं भी अपनी फसल बेचने की आजादी मिलेगी। यह बहुत बड़ी चीज है दोस्तों, यह बहुत बड़ी चीज है दोस्तों। ये बिल्कुल एक तरह से आर्थिक स्वतंत्रता है दोस्तों किसानों के लिए। और दोस्तों, मैं पूछता हूं, इसमें नुकसान क्या है? यही तो किसान हमेशा से चाहते थे दोस्तों। जो किसान आज बिल के समर्थन में इकट्ठा हुए थे, वो हैरान थे कि नया कानून तो उनके फायदे का है, फिर कुछ किसान संगठन इसके विरोध में क्यों उतरे हैं? राजनीति क्या है? पॉलिटिक्स क्या है? टुकड़े टुकड़े गैंग क्यों घुस गई? मैं भी यही कह रहा हूं पहले दिन से। आपको याद होगा कि इस बिल से तो किसान और ताकतवर होगा, फिर विरोध क्यों? आज कृषि मंत्री ने भी बताया कि उन्हें देश के कोने कोने से अब तक 3 लाख किसानों का समर्थन पत्र मिल चुका है। क्या ये 3 लाख किसान नहीं है? क्या टुकड़े टुकड़े गैंग वाले किसान हैं? फिर इन किसानों की बात क्यों नहीं की जा रही है? ये विपक्ष वाले, वाड्रा कांग्रेस, अर्बन नक्सली, उन किसानों की बात क्यों नहीं करते जो चाहते हैं कि नया कानून लागू हो? आज देश के कृषि मंत्री ने एक बार फिर कहा कि वो नाराज किसानों से बात करना चाहते हैं। किसानों को जो प्रपोजल भेजा गया, उसमें वो जो भी बदलाव कहेंगे उस पर चर्चा की जाएगी। कृषि मंत्री ने कहा कि किसान अपनी सुविधा के हिसाब से समय और दिन तय कर दे, बस समय और दिन तय कर दे, उसी समय उनसे बात की जाएगी। दोस्तों, ये भी बहुत बड़ी बात है दोस्तों। प्रधानमंत्री ने भी किसानों को लगातार समझाने की कोशिश की है। 25 दिसंबर को भी वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 6 राज्यों के किसानों से चर्चा करेंगे, खुली चर्चा, 1 to 1 बात। इसी दिन सरकार किसानों में 18,000 करोड़ रुपए की सम्मान निधि भी बांटेगी। सरकार अपनी ओर से पूरी कोशिश कर रही है कि जो किसान नाराज है वो मान जाए, पर कुछ किसान संगठन अपनी बात पर अड़े हैं, टस से मस नहीं हो रहे। दोस्तों, मैं शुरू से कहता आया हूं, और आपको याद होगा जब ये बात मैंने पहली बार कही थी तो मेरी बहुत आलोचना हुई थी, मगर आज मैं दोहराऊंगा उसी बात को। मैं पहले दिन से कहते आ रहा हूं कि जो किसान आज दिल्ली की सीमाओं पर आंदोलन कर रहे हैं, उनके मन में भ्रम भरा गया है, उन्हें गलत बातें समझाई गई हैं। आज ये बात और पुख्ता हो गई। विपक्ष के नेता किसानों को अपनी सियासत के लिए गुमराह कर रहे हैं। आज ममता बनर्जी ने अपने 5 नेताओं को सिंगू बॉर्डर पर भेज दिया। ये क्या तमाशा है? अरे बंगाल में क्या हो रहा है, खून खराबा हो रहा है, सबको पता है। आप अभी सिंगू बॉर्डर में पॉलिटिक्स करने लोगों को भेजिए। उनके फोन से किसानों से सीधी बात की ममता बनर्जी ने और कहा कि वो अपना आंदोलन जारी रखे। क्यों? क्योंकि अब बंगाल हारने वाली है। आप बंगाल हारने वाली है, इससे लोगों को इधर सिंगू बॉर्डर पर आप भड़का रही हैं। इसके बाद योगेंद्र यादव, जिनको 200 वोट नहीं मिलते, यही योगेंद्र यादव भी किसानों के बीच गए। अरे कौन है योगेंद्र यादव? कब का किसान है भाई? ये तो अपने आप को कहता था मैं विश्लेषक हूं, मैं इलेक्शन का विश्लेषक हूं। तो भैया आप किसान कब से बन गए? और किसानों के बीच से प्रेस कॉन्फ्रेंस की मैं पूछता हूं कि योगेंद्र यादव किसान है क्या? वाड्रा कांग्रेस के युवराज ने भी ऐलान की कि वो कल किसानों का मुद्दा लेकर राष्ट्रपति से मिलने जाएंगे। अरे वाड्रा परिवार वाले किसान हैं क्या? दोस्तों, ये बात एक बार फिर साबित हो गई
कि किसानों के आंदोलन को हाईजैक कर लिया गया है। ये अर्बन नक्सली, ये वाड्रा कांग्रेस वाले, ये ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल जैसे लोग किसानों को भड़का रहे हैं। इनका किसानों के दुख दर्द से कोई लेना देना नहीं है। ये सिर्फ किसानों के जरिए केंद्र सरकार को घेरना चाहते हैं, अपनी सियासत के लिए किसानों को इस्तेमाल कर रहे हैं। ये लोग किसानों को बांट रहे हैं पर पिछले कुछ दिनों से लगातार किसान ही उन्हें जवाब दे रहे हैं। किसानों ने नए कानून के समर्थन में दोस्तों रैलियां निकाली, एकजुट होकर किसान बिल के लिए आवाज बुलंद की। क्या ये किसान नहीं है? इसलिए आज पूछता और मेरे साथ पूछता है सारा भारत कि क्या किसानों के नाम पर यह गंदी राजनीति कब बंद होगी? और पूछता है भारत की सरकार के विरोध में खड़े लोग किसानों के बीच अपनी मतभेद क्यों फैला रहे हैं? और पूछता है भारत कि एक ही कानून पर किसानों को दो अलग अलग राय किसने बनाई? और आज सबसे बड़ा सवाल दोस्तों हमें पूछना पड़ेगा कि आज अन्नदाताओं की असली आवाज किसे माने हम? अन्नदाताओं की असली आवाज किसे माने हम? जो बातचीत के लिए तैयार है या फिर जिसने दिल्ली को घेर के रखा है? यह सवाल सिर्फ मैं नहीं, मेरे साथ पूछता है सारा भारत। मोदी सरकार द्वारा जो किसानों के बिल आए हैं, ये सही मायने में किसानों की तकदीर बदलने वाले हैं। जो बिल उन्होंने पास करे हैं ये किसान हित के हैं। किसानों की इस आवाज को पूरे देश को सुनना चाहिए। अब तक किसानों की जिस आवाज को पूरे देश की आवाज बताया जा रहा था, उससे बिल्कुल अलग है ये आवाज और ये सोच। नए बिल में इन्हें अपना फायदा साफ साफ दिख रहा है। कुछ दलाल टाइप लोग हैं जो आड़ती हैं, जो मोटा मुनाफा इनसे कमाते थे, उन लोगों को दिक्कत है। किसान थोड़े से अटके हुए हैं जो समझ नहीं पा रहे, कुछ समझ रहे हैं तो उन्हें समझने नहीं दिया जा रहा। ये सब राजनीतिक खेल है, विपक्षी पार्टियों का खेल है। फिर भ्रम कहां है? ऐसा क्यों हो रहा है कि एक ही कानून कुछ किसानों को अच्छा लग रहा है और कुछ को इतना बुरा कि वो दिल्ली को बंधक बनाने पर तुले हैं? असल में भ्रम है नहीं, भ्रम फैलाया जा रहा है। कुछ अवांछित वामपंथी दल जिस प्रकार से किसानों के कंधों पर बंदूक रख के अपनी राजनीति साधने की कोशिश कर रहे हैं, ये कम्युनिस्ट पार्टी से दोगला हिपोक्रेटिक पार्टीज और कोई नहीं होते हैं। हिपोक्रेसी इज दाई नेम, जहां तक कम्युनिस्ट का सवाल है। सरकार ने आज किसानों को सम्मान निधि देने का भी ऐलान किया है। 18,000 करोड़ रुपए किसानों में बांटे जाएंगे। 25 दिसंबर को 9 करोड़ किसानों को 18,000 करोड़ रुपया एक बटन दबाकर उनके अकाउंट में ट्रांसफर किया जाएगा। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी रहेंगे। सरकार लगातार नाराज अन्नदाताओं को मनाने की कोशिश कर रही है। उन्हें समझा रही है कि वो नेताओं के हाथों की कठपुतली ना बने। पर कुछ नेताओं ने किसानों को अपने जाल में ऐसा जकड़ा है कि उससे वो मुक्त नहीं हो पा रहा है। जो किसान बहकावे में नहीं आए, वो बिल के समर्थन में खड़े हैं। ऐसे में आज सवाल यही है कि किसे माने हम अन्नदाताओं की असली आवाज? पूछता है भारत। और पूछता है भारत में आज चौधरी सात्विक मलिक, किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष मशेंद्र सिंह ग्रेवाल, श्रोमणी अकाली दल नीरज राय, टीएमसी अजय अरोड़ा, कांग्रेस और वामपंथी पार्टी के विवेक जिंगपिंग, विवेक श्रीवास्तव, मलदेव सिंह सिरसा और चेयरमैन ऑल इंडिया किसान यूनियन के चौधरी राम कुमार वालिया, अवनीशेष अवस्थी, रमणीक मान और डॉक्टर संबित पात्रा, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। इनका आज डिबेट का आरंभ करेंगे मशेंद्र सिंह ग्रेवाल के साथ, श्रोमणी अकाली दल के प्रवक्ता और सीनियर वाइस प्रेसिडेंट। डॉक्टर संबित पात्रा, क्या हो रहा है? असली किसान कौन है? आज सबसे बड़ा सवाल यह है कि अन्नदाताओं की असली आवाज कौन है? किसान बिल के समर्थन में लगातार ग्रेवाल जी रैलियां हो रही हैं, आप वहां पे क्यों नहीं जाते? देखते क्यों नहीं है कि जितने लोग विरोध में हैं उससे 10 गुना, 15 गुना, 20 गुना ज्यादा लोग। ग्रेवाल जी, बुरा लगेगा आपको, कहां हैं आप? स्क्रीन पे नहीं दिख रहे।
आइए स्क्रीन पे ग्रेवाल जी, बुरा लगेगा, अकेले पड़ गए, आपके साथ कोई लोग नहीं है। यूपी गेट में रैली के खिलाफ, किसान बिल के खिलाफ 350 लोग हैं और रैलियां में हजारों, 10,000, 20,000 की संख्या में लोग आ रहे हैं। देश के अलग अलग हिस्सों में किसान इकट्ठा हो रहे हैं आपके खिलाफ ग्रेवाल जी, और सरकार से कह रहे हैं कि नया कानून उनके फायदे का है। आपके खिलाफ है लोग ग्रेवाल जी, आप अकेले पड़ गए, ऐसा क्यों पूछता है भारत? ग्रेवाल जी, संबित पात्रा के साथ डिबेट कीजिए। अर्नब जी, आपके मैं धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे टाइम दिया है। जो सच की लड़ाई होते हैं वो अकेले ही लड़ते हैं। आपने भी महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ लड़ी है ना, अकेले से। सब चैनल आपको ओपोज कर रहे थे, आपने लड़ाई लड़ी क्योंकि सच था आपके साथ। सच की लड़ाई में ये नहीं देखते साथ कौन है कौन नहीं। बात बहुत सिंपल है। सरकार कह रही है ये किसान की भलाई ली है, किसान कहते हैं हम इसे चाहते नहीं, वापस ले लें। क्यों इतनी जिद कर रहे हैं? सरकारें कभी जिद पर करती है? मैं एक बात सीधी पूछना चाहता हूँ, डॉक्टर संबित पात्रा बड़े इंटेलिजेंट स्पोक्स पर्सन है बीजेपी के। ये जून में आपके नोटिफाई हो गए थे ऑर्डिनेंस, जो ये तीनों बिल बाद सितंबर में बने। संबित पात्रा जी, एक मुझे जवाब दे दे, मैं इनकी बात मान लूंगा कि जून में जब ये लागू हो गए ऑर्डिनेंस के रूप में, तो पंजाब में हाँ जी, पंजाब में मक्का जिसकी MSP 1800 रुपए क्विंटल है, 700 रुपए क्विंटल क्यों बिका? कहाँ था ये कानून? कौन है खरीदार? आप मंडी कह देते हैं। जितना देर किसान को MSP के साथ एश्योर्ड प्रोक्योरमेंट नहीं होगी, किसान की जिनस रोलेगी, रोल रही है। आप देखिए, कपास की बात करिए, 700 रुपए 800 रुपए क्विंटल कम MSP से। आप दाल की बात करिए, 1600 1700 रुपए लेस क्विंटल से हो रही है। मैं इनसे एक बात पूछता हूँ, संबित पात्रा जी बहुत इंटेलिजेंट, आई नो हिम। 23 चीजों का इनके इस गवर्नमेंट ने MSP अनाउंस किया हुआ है। एक भी उनमें से गिनवा दे जिसकी MSP एक्सेप्ट चावल और गेहूं के किसको MSP मिलती है। क्या बेहतरी कर रहे हैं किसान की? बताए तो जाए कि ये नया। मेरा सवाल क्या था? मैं जवाब देता हूँ। मेरा सवाल था असली किसान कौन है? अभी 2 बार मुझे इंटेलिजेंट कह दिया है, तो आप मुझे जवाब देना पड़ेगा। फार्मर हूं मैं। चलिए, अब मैं जवाब, ग्रेवाल जी आप मुझे आप सुन लीजिए जरा, मैंने आपको सुना। धन्यवाद, बिल्कुल बिल्कुल धन्यवाद ग्रेवाल जी। मैं कुछ आंकड़ों के साथ, चूंकि आपने कुछ आंकड़े रखे, मैं कुछ आंकड़ों के साथ यहां शुरू करना चाहूंगा, उसके बाद मैं मुद्दे पर आऊंगा। देखिए, जहां तक आपने कहा धान या चावल किसकी MSP पे खरीदी हुई, मैं आंकड़े रखता हूं। इन कानून के आने से पहले, ऑर्डिनेंस के आने से पहले 2019-20 में 266.19 लाख मेट्रिक टन ये धान की खरीदी हुई थी, और इन कानूनों के आने के बाद उसमें 19% इजाफा हुआ, और 2020 और 2021 के बीच में 3-1 जो ये अभी करंट ईयर चल रहा है, उसमें 315.87 लाख मेट्रिक टन की धान की खरीदी हुई MSP के ऊपर। और मैं पंजाब के किसानों को धन्यवाद करना चाहूंगा और सरकार को धन्यवाद करना चाहूंगा। ये जो 19% इजाफा हुआ, ये जो खरीदारी हुई 315.87 लाख मेट्रिक टन का, इसमें 64% पंजाब के किसानों से खरीदी हुई है। ये प्रोक्योरमेंट पंजाब से हुआ है। देखिए, मोदी जी ने स्वयं कहा है कि MSP को कोई स्पर्श नहीं करेगा। स्वामीनाथन कमेटी 2006 में बनी थी। आप उस समय हमारे पार्टनर थे, अकालीज उस समय हमारे पार्टनर थे। हम दोनों मिलकर कांग्रेस पार्टी से एक ही सवाल पूछते थे कि ये कांग्रेस पार्टी 8 वर्षों तक स्वामीनाथन कमेटी के ऊपर बैठी रही। आप खुद बताइए, आपने स्वागत किया है, आपकी पार्टी ने स्वागत किया है जब मोदी जी ने 2016 में स्वामीनाथन कमेटी के MSP को लागू किया और 1.5 गुना MSP बढ़ाया। तो मैं दिखा दूंगा, आपके पार्टी के तमाम मंत्रियों ने, तमाम नेताओं ने मोदी जी का स्वागत किया और मोदी जी के लिए कहा कि मोदी जी ने स्वामीनाथन कमेटी को लागू किया। आप बताइए, आज भ्रम फैलाने की कोशिश हो रही है। मैं बताता हूं भ्रम क्यों फैलाया जा रहा है। देखिए, पंजाब में मैं आज कैप्टन अमरिंदर सिंह का जो है वो सच्चाई खोलता हूं। ये कैप्टन अमरिंदर सिंह जी के ट्वीट को देखिए। देखे राहुल गांधी, कल राहुल गांधी सड़क पे उतरने वाले हैं, गोवा से रिटर्न हो चुके हैं। ये देखिए, गोवा से आकर वो जल्दी सड़क पे आएंगे। राहुल गांधी जी, देखिए अजय अरोड़ा जी, देखिए 27/7/2016, देखिए
27/7/2016 27/7/2016 को कैप्टन अमरिंदर सिंह ने क्या ट्वीट किया था? कैप्टन अमरिंदर सिंह ने ट्वीट किया था, वी ब्रॉट द रिलायंस ग्रुप टू पंजाब दैट इनिशिएटेड रिटेल एग्री बिजनेस प्रोजेक्ट ऑफ ₹3,000 crore. This would have tripled the income of at least 1.5 lakh farmers in 3,000 villages. But the Akalis cancelled it. अरे राहुल गांधी, आपके मुख्यमंत्री जी ने 2016 में अपने आप को बधाई दी थी कि उन्होंने रिलायंस को इनवाइट किया पंजाब में और उन्होंने अकालियों को कोसा था। और आज ये राहुल गांधी जी ने करवट ले लिया है। राहुल गांधी जी करवट ले रहे हैं। अरे राहुल गांधी जी को तो रबी क्रॉप क्या होता है और खरीफ क्रॉप क्या होता है इसी का पता। अरे भैया सुनिए, नीरज राय, अरे सपने में राहुल गांधी, जब आप सोते हो ना, सुनिए, आप पीछा छोड़ेंगे आप लोगों का, ये बताइए हमको। रबी फसल और खरीफ फसल के बीच में फर्क क्या होता है पता है? रबी और खरीफ क्रॉप क्या होता है पता है राहुल गांधी जी को? बिल तो पढ़ते नहीं है। और किसने कहा कि गारंटीड प्राइस नहीं है? आपने रेफरेंस पॉइंट नंबर 5 पढ़ा है क्या? वो राहुल और नेहरू के बैठे राहुल गांधी जी के कौन समर्थक आ गए? 28 दिन लगा दिए आप लोग देश के अंदर किसानों के साथ छल करने में। आप ही के बैठाए प्रवक्ता बैठकर कभी किसानों को आपको वास्तविकता पता नहीं है अर्नब जी, इनको वास्तविकता बतानी पड़ेगी। ये जो चिट्ठी मैं दिखा रहा हूं आपको, ये जो चिट्ठी है ये 8 पेज की चिट्ठी है नरेंद्र तोमर जी की, जो हमारे देश के कृषि मंत्री हैं, एग्रीकल्चर मिनिस्टर है। जब ये लोग कहते हैं कि हमने किसी से कंसल्ट नहीं किया, तो आप देखिए कृषि मंत्री जी ने उत्तर दिया है कि हमने किससे कंसल्ट किया। पहला कमेटी जो बना था आज से 20 साल पहले सन 2000 में शंकरलाल गुरु कमेटी बनी थी, जिसने ये सारे रिफॉर्म्स रिकमेंड किए थे। उसके बाद मॉडल एपीएमसी एक्ट लाया गया था 2003 में, फिर एपीएमसी रूल लाया गया 2007 में, फिर कमेटी ऑफ चीफ मिनिस्टर्स ऑफ हरियाणा, पंजाब, बिहार और वेस्ट बंगाल बना 2010, जिसमें भूपेंद्र सिंह हुड्डा खुद मुख्यमंत्री हरियाणा होते हुए इसकी अध्यक्षता कर रहे थे। भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने कहा कि रिफॉर्म्स होना चाहिए एपीएमसी एक्ट में। अरे आज तो हमने रिफॉर्म किया है, आप छाती पीट के रो रहे हैं। अरे भैया राहुल गांधी, आप बताइए, आपने तीनों बिल पढ़ा है? राहुल, मैं चैलेंज के साथ कह सकता हूं, राहुल गांधी जी ने तो तीनों बिल देखा भी नहीं होगा, पढ़ना तो बहुत दूर है। और इन सब के सबसे बड़े नाटकबाज तो अब आए हैं। ये देखिए, ये फोटो दिखाइए, ये सबसे बड़े नाटकबाज है, ये सबसे बड़े नाटकबाज, मफलर पा के, फांसी खा के, झूठ बोलने में एक्सपर्ट अरविंद केजरीवाल। अब अरविंद केजरीवाल जी का बलदेव सिरसा, तो ये सबसे बड़े नाटकबाज ने ये मैनिफेस्टो दिया था, ये सबसे बड़े नाटकबाज ने। इन्होंने लिखा था amendment to APMC Act to let farmers sell in an outside state, large scale private investment, rural entrepreneurs shall get same benefits as industries। अरे चौधरी सवित मलिक इंडस्ट्री चाहते थे, चौधरी मलिक जी प्राइवेट पार्टीज चाहते थे। ये सारे नाटकबाज हैं, अपने जेब भरने के लिए किसानों का जेब काट रहे हैं, मगर चौधरी सवित मलिक नहीं करने वाला है, कभी नहीं करने वाला है। आज अभी चौधरी सवित मलिक जी देखिए, आप प्रॉब्लम में पड़ चुके हैं। देखिए, सच्चाई माननी पड़ेगी, आप बुरा मत मानिए। मैं आपको जो सच्चाई है आपको बताना चाहता हूं, मैं आपको मानता हूं। और हमारे इधर बहुत ही वरिष्ठ किसान नेता है बलदेव सिंह सिरसा जी, सिंघू बॉर्डर से लाइव हैं। सिरसा जी, मैं आपको भी बहुत मानता हूं। आप जरा मेरी बात को गौर से सुनिए। सिरसा जी, आपको लग रहा है कि आप ये नेता है, मगर ऐसा नहीं है। और सुषमा स्वराज जी, सिरसा जी मेरी बात सुन लीजिए, उसके बाद आप खुलकर डिबेट करिए। बलदेव सिंह सिरसा और चौधरी सवित मलिक डिबेट करेंगे चौधरी रामकुमार वालिया और रमणीक मान के साथ। और सवाल मेरा यह है, देखिए, आज 1 लाख गांवों से किसान दिल्ली इस सर्दी में, 1 लाख गांवों से किसान इस सर्दी में सरकार के बिल के समर्थन में पत्र भेज रहे हैं, खुद सामने आ रहे हैं। बहुत बड़ी बात है। अभी आप अगर कहें ये किसान नहीं है, ये फ्रॉड है, तो चौधरी रामकुमार वालिया है, क्या ये किसान नहीं है?
क्या ऑल इंडिया किसान यूनियन के चेयरमैन नहीं है? क्या इनकी बात नहीं सुनी जाएगी? मैं पूछता हूं कि ये जो अभी भी 1 लाख गांव से समर्थन पत्र आ रहे हैं वो किसान क्या नहीं है? पूछता है भारत। सिर्फ और सिर्फ कहूं कि बलदेव सिंह सिरसा किसान नेता है मगर चौधरी रामकुमार वालिया नहीं है, ऐसा मैं क्यों मानूं? बताइए मुझे सिरसा जी, क्या इनकी आवाज किसानों की आवाज नहीं है? जी क्या चौधरी रामकुमार वालिया जी क्या इनकी आवाज किसान की आवाज नहीं है? अब ये मेरी बताइए बात मुझे। सुनिए। आप दोनों डिबेट कीजिए सिरसा जी। नहीं आप बोलिए, आप वालिया जी को मैं बोलिए, जवाब देता हूं। आप चौधरी वालिया जी को बोलिए। जी नमस्कार। हाँ मैं सुन रहा हूं। जी मैं आपसे आपके मंच पर बैठे मेरी सभी बात लोगों को सुनिए। प्रणाम करता हूं। मैं बहुत नम्रता सिरसा से साहब 2 मिनट मुझे बोलने का मौका दीजिए। 2 मिनट मुझे बोलने का मौका दीजिए मान्यवर। हेलो बोलिए। मैं आपके मंच पर बैठे सभी महानुभावों को प्रणाम करता हूं और आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर अपने टीवी पर परिचर्चा आयोजित की। देखिए, हमारा जो संगठन है इंडियन किसान यूनियन किसानों के हित का काम करता है और जब ये तीनों कानून केंद्र सरकार द्वारा लागू किए गए, हमारे पदाधिकारियों ने इनको पढ़ा और इनका विश्लेषण किया कि इन कानूनों से भारत के किसानों को क्या क्या लाभ होने वाला है, क्या क्या नुकसान होने वाला है। हमने पूरा पढ़ने के बाद, पूरा विश्लेषण करने के बाद अपने लोगों की मीटिंग की और मीटिंग करने के बाद सर्वसम्मति से यह फैसला लिया कि हम इस बिल का समर्थन करें। यह बिल पूर्णतः किसानों के हित में है, किसानों का भला करने वाला है, किसानों की दशा और दिशा को सुधारने वाला है, किसानों के घरों में खुशहाली लाने वाला है। जो दलाली की व्यवस्था थे आज तक हमारे किसान जकड़ते रहे हैं, उससे छुटकारा देने वाला है। उसके इस सभी चीजों को देखते हुए हमने इसके समर्थन का निर्णय लिया और कल हम लोग मैं एक प्रतिनिधिमंडल के रूप में मैं आपसे निवेदन कर, जो बात आप कर रहे हैं हिंदुस्तान के माननीय तरफ से माननीय कृषि मंत्री जी से मिले, साथ बहुत चर्चा करी। मेरी बात सुन लीजिए मान्यवर, पहले मेरी बात सुन लीजिए, मैंने आपकी बात अब मेरी बात सुनिए। अब मेरी बात भी तो सुनिए ना। नहीं, आप पहले मेरी बात सुन लीजिए। एक बात मेरी सुन लीजिए, देखिए मेरा तर्क सुन लीजिए, फिर मैं आपका सुनूंगा। पहले आप मेरा आप मेरे को मौका देंगे या नहीं? मैं आपका तर्क सुनूंगा। नहीं, तर्क आपके मंत्रियों से भी हम दूंगा सिरसा जी, पूरा दूंगा सिरसा जी, आपको पूरा दूंगा मौका। मैं आपको मौका दूंगा सिरसा जी, आप इनकी बात सुन लीजिए। पूछता भारत पर पूरे देश के लोग आज इस डिबेट को देख रहे हैं। मैं आपको वादा करता हूं, आपको पूरा मौका दूंगा सिरसा जी। मुझ पे भरोसा कीजिए प्लीज मुझ पर भरोसा कीजिए। ये बहुत बड़ी बहस चल रही है पूछता भारत में। प्लीज देखिए सिरसा साहब, हाँ मिलेगा सबको मिलेगा। देखिए, ठीक है, पूरा कानून पढ़ने के बाद, इसका विश्लेषण करने के बाद हमने इसका समर्थन करने का निर्णय लिया है। इस कानून के अंदर पूर्ण रूप से किसानों का फायदा ही फायदा है, कोई भी नुकसान नहीं है। किसानों की दशा और दिशा में सुधार होगा, जैविक कृषि को बढ़ावा मिलेगा, किसानों की फसल का बीमा होगा, बड़ी बड़ी राष्ट्रीय कंपनियों की निगाह किसान की फसल पर लगेगी और हो सकता है किसान की फसल को उसके खेत में से ही खरीद लिया जाए। दलाली से किसानों का पीछा छूटेगा और किसानों को अपनी फसल का अधिक से अधिक मूल्य इस कानून के लागू होने से मिलेगा। इन सब चीजों को देखते हुए, विश्लेषण करते हुए हमने इसका समर्थन का निर्णय लिया है और मैं अपील करना चाहता हूं हिंदुस्तान के किसानों से कि आज जो राजनीतिक पार्टी राजनीतिक जमीन खिसक रही है, चाहे वो हमारे कांग्रेस के भाई हो, चाहे वो जी डिबेट को आगे बढ़ाते हुए अपने बात को समाप्त कीजिए। सिरसा जी जवाब देना चाहते हैं, चौधरी सवित मलिक भी आपका जवाब देना चाहते हैं। चौधरी सवित मलिक भी आएंगे डिबेट पे। सिरसा जी नहीं, आप अपने बात को समाप्त कीजिए। अब सिरसा जी बोलेंगे। सिरसा जी देखिए, सरकार तो बार बार बातचीत के लिए बुला रही है, आप भी जाइए,
आप भी जाइए बातचीत के लिए। सिरसा जी आप जाइए, सरकार तो आपसे भी बात करने को तैयार है। जी आप जी, जाते क्यों नहीं बातचीत के लिए? जी, यहां तक मेरी कि बात सुनो सरकार आप कह रहे हैं कि आप समय सुन लो दें। मेरी बात, प्लीज प्लीज मेरी बात सुनो। सुन रहा हूं सिरसा जी, अब मेरा सुन लो। सुन रहा हूं सिरसा जी, मैंने आपकी सुनी है, अब मेरी सुनिए। ये जो चिट्ठी है जो सरकार की तरफ से हमें परसों आई है, मैं आपसे बहुत निम्रता सहित ये एक सवाल करता हूं कि यह चिट्ठी में 8 अक्टूबर का विवरण दिया गया। इस चिट्ठी में 13 अक्टूबर की बात करी गई है कि हम आपको निमंत्रण दिया था, आप आए नहीं, और 13 तारीख को भी हमने बुलाया था, उस दिन बात नहीं हुई। मैं सरकार ये तोमर जी से, सरकार से, आप लोगों को ये पूछना, इस चैनल के माध्यम से जो चर्चा हो रही है, ये पूछना चाहता हूं कि जब 8 अक्टूबर को हमारे को चिट्ठी दिया गया चिट्ठी द्वारा, लेकिन उस चिट्ठी में हमने बात किससे करनी थी ये बात नहीं है। और 13 अक्टूबर को दोबारा हमारे को चिट्ठी लिखी गई। हम 13 अक्टूबर को दिल्ली में आए और माननीय कृषि मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर जी वहां पर मीटिंग में नहीं थे। और हमने जब पूछा, जो सेक्रेटरी साहब बात कर रहे थे, तो हमने पूछा कि क्या जो हमसे आप मीटिंग कर रहे हो, हमारे को मीटिंग के लिए बुलाया है? तो जो मंत्री महोदया यहाँ पर नहीं है, वो पंजाब में हमारे जो किसान हैं उनको उकसाने के लिए यहाँ से गए हैं, तो वो मीटिंग में क्यों नहीं है? तो आप सेक्रेटरी साहब ये बताइए, ये संजय अग्रवाल से हमने बात करी कि क्या आप इस समाधान, इस जो मुद्दा है, जो हमारी मांगे हैं, उसका समाधान करने की अक्षमता रखते हैं? तो उन्होंने कहा नहीं। मैं तो मूल बात क्या है? नहीं, मूल बात क्या है सिरसा जी? आप कह रहे गवर्नमेंट सीरियस नहीं है, आप कह रहे सरकार सीरियस नहीं, संबित पात्रा इधर है ना, राष्ट्रीय प्रवक्ता है बीजेपी के, आपको कुछ कहना चाहते हैं? एक तरह के सरकार के प्रवक्ता हो गए ना, कुछ कहना चाहते हैं? आप चिट्ठी दिखाइए, बोलिए, आप सवाल कीजिए संबित पात्रा को, संबित पात्रा को डायरेक्ट सवाल कीजिए, जवाब देंगे आपको। बाबूजी मैंने जवाब देंगे आपको। मैंने आपका सवाल, मैंने बाबूजी आपका सवाल सुना है, आप उम्र दराज हैं, मैं आपको बड़े रेस्पेक्ट के साथ कहना चाहूंगा, आप थोड़ी देर मुझे सुन लीजिए। बाबूजी आपने कहा कि सरकार आपसे बात नहीं करना चाहती। मैं हाथ जोड़ के कहूंगा, विनती करूंगा कि बाबूजी, पूरी हिंदुस्तान ने देखा है, रिपब्लिक भारत पे देखा है, पीयूष गोयल जी और तोमर साहब ने बैठ के कई रातें आप लोगों के साथ बातचीत की है, 35 ऑर्गेनाइजेशन के साथ बैठ के बात की है, अमित शाह जी ने भी बात की है। आज भी तोमर साहब बोल रहे थे कि अगर और भी बातचीत करनी है तो आप डेडलॉक मत करो, आप, स्वागत है आपका, आप बातचीत करने आओ। हम तो लोकतंत्र में चाहते ही है बातचीत होनी चाहिए, मगर ये आप लोगों ने जो जिद पकड़ी हुई है कि नहीं हम कुछ नहीं सुनेंगे, कानून किसी भी कीमत पे आप हटा लो, मुझे लगता है ये जिद की लड़ाई नहीं होनी चाहिए। जो भी आप लोगों की मांगे हैं वे सुनी गई हैं, उनको इनकलकेट किया गया है, संशोधन के माध्यम से लाया गया है। एक सवाल बाबूजी, आपकी अनुमति हो तो आपका बेटा आपसे पूछे। बाबूजी आपकी अनुमति हो तो आपका बेटा आपसे सवाल पूछे। किसानों की और बाबूजी 13 नवंबर, ये देखिए आपने बहुत सारी डेट दी, मैं ये पूछता हूँ 13 नवंबर 2020 को बाबूजी आपने जो एक चिट्ठी दिया, उस चिट्ठी में आपने 6 डिमांड रखा, जो छठी डिमांड थी वो थी विथड्रॉ ऑल केसेस अगेंस्ट द फार्मर लीडर्स ऑल ओवर इंडिया, इंटेलेक्चुअल्स, पोएट्स, लॉयर्स, राइटर्स एंड ह्यूमन एंड डेमोक्रेटिक राइट एक्टिविस्ट्स, दोज हु हैव बीन जेल्ड इन फॉल्स केस शुड बी रिलीज्ड। ये बाबूजी आप जरा मुझे समझा दीजिए, ये पोएट कौन है? मेरी बात चौधरी समित जी, प्लीज, जिसकी रिहाई के लिए आप लोगों में से कुछ लोग मांग रहे थे, ये कौन सा? ये वारा राव किसान कब से बन गया? उसकी रिहाई के लिए आप लोग क्यों मांग रहे हैं? कि सरकार झूठ बोल रही है कि किसान झूठ बोल रहा है? संबित जी, आपकी सरकार है, क्या ये नहीं हो सकता जो भी वहां बात होती है वो लाइव हो जाए, उसको पूरा भारत देखे और पता लग जाए कि किसान झूठ बोल रहा है कि सरकार झूठ बोल रही है? आम जो गांव में बैठा किसान है उसको भी पता लग जाएगा मेरा क्या नुकसान है, क्या फायदा। बुलाई नहीं रही है, कैमरा तो होता है, बातचीत तो हो रही होती है आप लोगों के बीच में, जो भी बात नहीं वो लाइव होनी चाहिए। अरे कैमरा, मैं तो बोल रहा हूँ आप लोग भी अपने टेंट के अंदर कैमरे रखिए, फिर जो आप लोग भी आपस में बात, विवेक जिनपिंग आ गए, विवेक जिनपिंग एक तरफ, बाबूजी विवेक जिनपिंग
और अजय जी एक तरफ कहां से और संबित पात्रा और रमणीक मान दूसरी तरफ। नहीं देखिए, नए कानून से किसानों को अपनी फसल कहीं भी बेचने की छूट मिलेगी, सच या गलत? मतलब किसानों को अपनी फसल बेचने के लिए किसी के भरोसे नहीं रहना पड़ेगा, सच या गलत? मतलब ये कि किसान अब खुद कारोबारी बन सकते हैं, सच या गलत? पर ये किसानों के फायदे के हिस्से का सौदा है कि नहीं, सच या गलत बताइए मुझे। इसलिए मैं पूछना चाहता हूँ कि किसानों के फायदे से किसकी नुकसान हो रही है, पूछता है भारत। क्या बोला? ये पॉलिटिक्स कर रहे हैं आप। नहीं, पहले अर्नब जी ये विवेक जिंगपिंग से पूछिए, विवेक जिंगपिंग से पूछिए कि केरला में मंडी क्यों नहीं है। अरे केरला में मंडी क्यों नहीं है? अरे भैया वहाँ की केरला में मंडी नहीं है, ये बाहर डंडी लेके निकले पड़े हैं, बताइए। यहाँ पे बिल्कुल अरे केरला में मंडी नहीं है। पहली बात तो ये है कि सारा का सारा षड्यंत्र है, मैं षड्यंत्र नहीं कहूंगा इसको। अरे इसको देखिए, 2020 को विवेक जिंगपिंग जी, केरला में मंडी क्यों नहीं है? केरला में मंडी है नहीं। ये देखिए, कम्युनिस्ट पार्टी हमेशा कार में बैठ के कहाँ जा रहे होते हैं? ये जब देखो तो सुबह से शाम तक कार में बैठ के जा रहे होते हैं। पार्टी का तो एक सीट भी नहीं है, ये इतना कहाँ जाते रहते हैं कार में बैठ के? बेकार है ये पार्टी, और कार में बैठ के 24 घंटा ट्रेवल करती रहती है। अरे एपीएमसी का एक मंडी नहीं है केरला में। केरला में एपीएमसी एक्ट भी नहीं है, और काहे का डंडी लेके बाहर घूम रहे हैं आप लोग? क्या बोल रहे हैं? पहले बताइए, ये 24 घंटा कार में कहाँ घूमते हैं? पार्टी का तो एक सीट है नहीं पूरे विश्व में, और यहाँ पर 24 घंटा कार में हिलते डुलते। ये सब घर वालों ने बाहर निकाला है इनको। अरे मैं बताता हूँ, किसान ही नहीं, इनको घर से बाहर निकाला है। ये तभी कार में बैठ के डिबेट करते हैं, क्योंकि सोसाइटी वाले गुस्सा हो जाते हैं। ये यहाँ डिबेट मत करो, यहाँ मत भ्रम फैलाओ। नहीं, सच में बता रहा हूँ, मैं जानता हूँ ना, ये अपने सोसाइटी के चारों तरफ गोल गोल घूम के डिबेट करते हैं कार में बैठ के, क्योंकि ये इतने दोगलेपन, इतने हिपोक्रेट लोग हैं, इतना झूठ बोलते हैं कि सोसाइटी वाले भी इनका डिबेट नहीं सुनते हैं। जी क्या वापस ले लो? कोई नहीं झूठ बोल रहे हैं। क्या वापस? ड्राइवर इनको वापस लो घर में। अरे ड्राइवर इनको घर वापस लो, पहले ऑल इंडिया किसान पहले इनको घर वापस लो, घर में बैठे ये जा रहे हैं भ्रम फैलाने के लिए, झूठ बोलने के लिए। इनको घर वापस ले जाओ, कम्युनिस्टों को झूठ बोलने जा रहे हैं। आप पहले बताइए, मत करो, ये 4 झूठे किसानों को पैसा दे करके वक्तव्य दिला लेने से कुछ होने वाला नहीं है। वहाँ पर एमएसपी किसान क्यों तो नहीं रहेगा आंदोलन में। आपकी सरकार अभी ये पिनरई विजयन गोल्ड खाए है, मोटा गोल्ड स्कैम किया है पिनरई विजयन ने। उन्होंने एपीएमसी को क्यों हटा दिया है? केरला में तो एपीएमसी एक्ट है ही नहीं। जब आपकी सरकार कम्युनिस्ट सरकार वेस्ट बंगाल में थी, उस समय आप टोला वसूली करते थे, नाकाबंदी में टोला वसूली। अभी गाड़ी में बैठ के ये कम्युनिस्ट इन द कार, नहीं, ये इनका नाम सीसी है, कम्युनिस्ट इन द कार। ये लग्जरी कार में बैठ के कम्युनिस्ट प्राइवेट कंपनी को गाली देने निकले। लड़ाई करवा लो। अरे अर्नब जी, ये लग्जरी गाड़ी में बैठ के कम्युनिस्ट पार्टी के लोग चले हैं प्राइवेट कंपनी को गाली देने के लिए। जो आपको मैं आज एक बड़ा खुलासा करता हूँ। ये सबसे पहले ये बंगाल के अंदर, ये आप देखिए, मैं आपको एक इम्पोर्टेंट चीज दिखाऊंगा। बंगाल के अंदर आलू की खेती होती है, जिस आलू को अंकल चिप्स और लेज में ये पेप्सी वाले इस्तेमाल करते हैं। ये कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार ने 2009 में एपीएमसी एक्ट में बदलाव किया, और बदलाव करके उन्होंने एनेबल किया एमएनसीज को बंगाल में पोटैटो खरीदने के लिए, आलू खरीदने के लिए। अच्छा, आपसे एमएनसी आलू खरीदे तो अच्छा है, हमारे राज्य में आलू खरीद ले तो बुरा है। ऐसा क्यों है? ये दोगलापन क्यों है? तभी वालों ने निकाल दिया है आप लोगों। अरे भैया पीसीआर में थोड़ा हमको लाइए, बताइए। समय में अगर कोई महाराज लाइए आप लोगों को तो मिनिमम परचेज। अरे बैठे कम्युनिस्ट इन द कार, बैठ जाइए। विवेक श्रीवास्तव जवाब नहीं दे पा रहे, पास इतना जोर चिल्लाते हैं, रोज गला खराब करवाते हैं। अच्छा, अब नीतीश अवस्थी डिबेट पे है। अब नीतीश अवस्थी मूल सवाल ये है कि मैं तो जानता हूं कि किसानों के, मैं तो जानता हूं अवनीश जी कि किसानों के फायदे से किसका नुकसान है। किसान अगर खुद को ही व्यापारी बना दे तो खुद ग्राहकों तक अपनी फसल बेच सके, तो कमीशन खोरी बंद हो जाएगी। कमीशन खोरी बंद करो, बंद करो, बंद करो। कमीशन खोरी बंद करो। आप मेरे बाद, मैं बोलूंगा, मेरे बाद आप भी बोलिए। कमीशन खोरी बंद करो। अजय जी पहले बोलिए।
कमीशन खोरी बंद करो, किसानों को लूटना बंद करो। जो लोग किसानों के खून पसीने की कमाई पर कमीशन खाया करते हैं, उनकी दुकान पर तो ताला लग जाएगा। कमीशन खोरी बंद करो, बंद करो, बंद करो। फैसला सुना दो फैसला, किसान दिवस पे फैसला सुना दो। ये जो अवनीश अवस्थी आजाद कर दो। अर्नब बड़ी साफ सी बात है। अजय अरोड़ा, बात सुनिए। पंजाब में अमरिंदर सिंह ने रिलायंस को दिया, पंजाब में अमरिंदर सिंह ने कांग्रेस की गवर्नमेंट ने रिलायंस को दिया, और विवेक श्रीवास्तव की सरकार ने मल्टीनेशनल कंपनी पेप्सी को दिया। तो कौन हुई कॉर्पोरेट की उद्योगपतियों की सरकार? अरे आप सीधे जवाब दो। नहीं, आप ये गोल गोल जवाब मत दो। आज भारत के दर्शक ये पूछना चाहते हैं कि ये झूठ है, ये झूठ है तो आप डिफेमेशन करिए। अगर ये झूठ है तो डिफेमेशन लगाइए। आप ये झूठ लगाइए। आप सीधे कहिए कैप्टन अमरिंदर सिंह की सरकार ने अंबानी को फायदा पहुंचाया। इनके अंबानी कब अंबानी बना? इनके लिए कानून बना रहे हो। कब बना अंबानी? इनके लिए कैप्टन अमरिंदर सिंह ने अंबानी को, रिलायंस को पंजाब की मंडियों से खरीदने का सौदा किया। हाँ किया। विवेक श्रीवास्तव की सरकार ने लेज कंपनी, पेप्सी कंपनी को के साथ सौदा किया कि आप किसानों से सस्ते पे आलू खरीद लो। बुजुर्ग तो उद्योगपतियों की सरकार और पार्टी कौन हुई? कांग्रेस और कम्युनिस्ट। अन्नदाता से इन्होंने केरल में जहां पे बारी बारी से कांग्रेस और कम्युनिस्ट की सरकार आती है, ये अजय अरोड़ा से और विवेक श्रीवास्तव से पूछो कि वहां पर एपीएमसी क्यों नहीं है? अगर आज एपीएमसी इतना जरूरी लग रहा है तो इतने सालों में एपीएमसी क्यों नहीं लगाई? अमरिंदर सिंह कहां से आ गए? अरे आपकी नजरों का नहीं, बिल आपका है। अरे नजरों की बात छोड़िए आप, नजर आपको लग चुकी है। बात असल में ये है कि किसान आज खेत में है, जो समर्थन में है ना वो खेत में है और वो अपनी खेती कर रहा है। अरे आपको शर्म आनी चाहिए। धन्यवाद। अच्छा अर्नब, ऐसा है कि इन्हें मालूम है आंदोलन की सच्चाई, लेकिन दिल बहलाने का मालिक ख्याल अच्छा है। मैं आपको बता देता हूँ 5 अक्टूबर 2020 को राहुल गांधी, कैप्टन अमरिंदर सिंह, सुनील जाखड़ एक ट्रैक्टर के ऊपर, सोफा नंबर ट्रैक्टर के ऊपर बैठ के उन्होंने इसका ड्रेस रिहर्सल किया पहले कि कैसे इसको हम चलाएंगे, कैसे इसको हम आगे बढ़ाएंगे। हरियाणा का बॉर्डर तोड़ के उसके बाद कुमारी शैलजा बैठे राहुल गांधी के साथ एक नए सोफे के ऊपर। रमणीक मानव चौधरी के बीच में डिबेट है। हालत यह है, सूरत हाल अर्नब यह है कि जो मुख्यमंत्री पंजाब है वो यूटी चंडीगढ़ के अंदर अपने निवास स्थान पे नहीं रह रहे, सिसवा में अपने प्राइवेट फार्म हाउस पे रह रहे हैं। क्यों? क्योंकि यूटी जो है वो केंद्र शासित प्रदेश है दिल्ली की भांति, और इनका इतना भय। एक पत्रकार है, महिला पत्रकार है, कहते हैं ना पाकिस्तान का क्या एंगल है, पाकिस्तान का क्या एंगल है, एक महिला पत्रकार है, आप जानिएगा, उनका नाम पता कीजिएगा, महिला पत्रकार कौन है, उनके साथ क्या संबंध है और कहां से ये एंगल चला और ये कैसे सारी बात चली। और तीसरी महत्वपूर्ण बात, ये यहाँ पे ग्रेवाल साहब बैठे, इनसे पूछिए जो प्रदर्शनकारी थे उनके साथ केंद्र सरकार किस प्रकार से, कितने संयम से काम कर रही है। और बैबल कलाकार सिंह के साथ डिबेट होगी रमणीक मान की। साहब जी के जब उनका पन्ने फाड़े गए थे, इन्होंने गोलियां चला के सिखों को मारा, इन्होंने गोलियां मारी। ये अकाली दल बात करेंगे? इनको बात करने की इनकी हैसियत है? ये क्या बात करेंगे? जो प्रदर्शन के ऊपर बैठे थे बैबल कला में, जो गोली कांड हुआ, मोर्चा लगा, आपने गोलियां मार के मारा उनको। इन्होंने गुरु ग्रंथ साहब की बेदबी के लिए, इन्होंने गुरु ग्रंथ साहब की बेदबी के लिए एक पीसफुल धरना लगाया। आप बातें करेंगे? और कांग्रेस से मैं पूछता हूं, आप बताइए क्यों नहीं कैप्टन साहब मुख्यमंत्री पंजाब अपने रेजिडेंस में रहते? और सुनिए, ये पाकिस्तान की जो पत्रकार है ना, उनके साथ क्या तालमेल है? और सिद्धू साहब का इमरान खान के साथ और बाजवा के साथ क्या तालमेल है? आप मुझे बताइए कि क्यों भोले भाले किसानों को इतने बड़े षड्यंत्र का हिस्सा बना रहे हैं? अरे हमारे किसानों को तो ये भी नहीं पता कि वो बैठे बैठे किस षड्यंत्र का हिस्सा बन गए, और ये कितना बड़ा षड्यंत्र है। आपको इस बात का अंदाजा है? अर्नब, इनसे पूछिए कि कैप्टन अमरिंदर सिंह अपने सरकारी आवास में क्यों नहीं रहते,
वो सिसवा में अपने प्राइवेट फार्म हाउस में रहते हैं। पूछिए इनको सरकारी निवास में क्यों नहीं रहते? पूछिए क्या नाम है उस पाकिस्तानी पत्रकार का जो महिला पत्रकार है? और ये अकाली दल के जो मेरे प्रवक्ता साथी बैठे इनसे पूछिए, इन प्रवक्ता भाई को पूछिए अकाली दल वालों को कि बैबल कला में क्या हुआ था, बरगाड़ी मोर्चा क्यों लगा था? गुरु ग्रंथ साहब का जब पन्ने फाड़े गए थे, बड़े गोलियां चलाई आप लोगों ने, ये आप लोगों मेरे को सुन लीजिए और ये आप लोगों की हकीकत है। ये जिनपिंग यार ये कहां से आप बार बार ऐसे ना करें। जिनपिंग को आप बार बार, इनको नॉलेज क्या है? अरे भैया सुनिए, अराजकता फैलाने वाले लोग योगेंद्र यादव की 8 कनाल जगह नहीं है। मैंने आपके डिबेट पे पहले कहा था 8 कनाल जमीन नहीं है योगेंद्र यादव की। अगर इसकी जमीन हो तो बता दे, लाके कागज आगे बैठ जाता, प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है यार, ये मामला लगा। इसको पूछो कोई क्या बात है। पीडीएफआई का संस्थापक है साहब, टैक्टिकल यूनाइटेड फ्रंट, TUF का संस्था है, टैक्टिकल यूनाइटेड फ्रंट। आप पता कीजिए कितने कांड के अंदर, कितने लोगों की हत्या के अंदर इन लोगों का हाथ है। PDFI के संस्थापक है दर्शन पाल जी। आप ठीक कहते हो, अनइलेक्टेबल्स, ये अनिर्वाचन योग्य लोग हैं जो वहां बैठ के मोर्चा संभाल रहे हैं, जो ये। और मैं बता देता हूं, आपने पूछा ना कि मूल मुद्दा क्या है। अर्नब पंजाबी च कहते हैं 100 हथ रस्सा ते सिरे दी गंढ, 100 हथ रस्सा सिरे दी गंढ। मूल बात यह है कि इन लोगों ने मिलकर यह ध्येय बना लिया है कि मोदी के गोटे लगवाने हैं। इनका कोई मतलब नहीं है, किसानों को पता है APMC कहीं नहीं जा रही, मंडियां कहीं नहीं जा रही, MSP कहीं नहीं जा रही, अच्छे रेट मिल रहे हैं, आजादी मिल रही है, पर सोच रही है मोदी के गोटे लगवाने हैं। एक ही एक एजेंडा है, एक काम है इनका। जिस दिन मोदी ने गोटे लगा लिए मोदी के आपकी हकीकत है साहब। अकाली दल, अरे अकाली दल सुनो, आप जब ये बिल बन रहे थे आप लोग सिग्नेटरी उसके ऊपर, और हरसिमरत कौर बादल का नन्नी छां था। सुनो जी, तुसी पंजाब के नन्नी छां था, नन्नी छां था इंटरव्यू सुनो तुसी, आपने अप्रिशिएट किया इनको बिलों। आप लोग कैसे दोगले हैं यार? इच्छाधारी नाग इतने रूप बदलते जितने आप लोग बदलते हैं। अरे इच्छाधारी नाग नहीं इतने रूप बदलते साहब। मैं बता रहा हूँ, और वाज़े तौर पे इच्छाधारी नाग भी होगा, इनको देख के शर्मा जाएगा। इतने रूप बदले इन्होंने, ये केजरीवाल, ये अकाली दल, ये कांग्रेस पार्टी। अरे भैया आप लोगों के देखिए विडंबना, आत्महत्या ग्रेवाल जी लोगों को देखती है। ग्रेवाल जी जवाब देंगे आपका रमणीक मान, इतनी जल्दी बदलते हैं। ग्रेवाल जी जवाब देंगे आपका रमणीक मान जी। इनके पास जवाब है ही नहीं। रमणीक मान 1 मिनट हो जाओ। रमणीक मान आज फुल फॉर्म पे आए डिबेट पे। अरे क्यों मैं पूछूंगा इनको दूसरा सवाल। रमणीक 1 मिनट, संबित पात्रा जी वापस आइए डिबेट पे। और डिबेट मैं कहना चाहता हूं कि मैंने शुरू से कहा है, मेरी बात सुन लो रमणीक, रमणीक मेरी बात सुन लो, मेरी बात सुन लो। पूछता है भारत में कई लोग एक अलग अलग तरह का सवाल कर रहे हैं। 1 मिनट रमणीक मान जी, 1 मिनट। संबित, अरे संबित पात्रा, अरे तो संबित द ग्रेट संबित पात्रा, किसी को 1 मिनट तो बोलने का मौका दो। तुम तो इस तरह के फॉर्मूला 1 कार हो कि कोई एक्सेलरेटर में पेडल भी नहीं डाले और कार निकल जाए। आप जरा रुक जाइए, अपने ब्रेक पे लगाइए लगाम, क्योंकि स्पीड ब्रेकर आ रहा है। सवाल पूछूंगा मैं। संबित पात्रा एंकर बनना चाहते हैं, मगर इनको एंकर बनने नहीं दूंगा। ये बहुत इच्छा थी इनकी जब ये छोटे थे कि एंकर बनेंगे, एंकर नहीं बन पाए तो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बन गए। संबित जी देखिए, बात यह है, लोग कहते हैं अर्नब मूल मुद्दा क्या है? आप हमेशा पूछता है भारत में मूल मुद्दे पर जाते हो, तो मैं कहता हूं मूल मुद्दा यह है, मूल मुद्दा योगेंद्र यादव है। ये किसानों के आंदोलन को अर्बन नक्सली कैसे हाईजैक कर गए? आपने कहा था नहीं नहीं, रही नहीं, कभी नहीं, योगेंद्र यादव को हम घुसने नहीं देंगे। ये किसान नहीं है, ये अवसरवादी है अर्नब, इसको घुसने नहीं देंगे। मैंने कहा आपको कि ऐसा आदमी है जो पूरे दिल्ली में 1500 वोट नहीं मिले, एक असेंबली कंस्टिट्यूएंसी में 200 वोट नहीं मिलते। अरे ये तो हाउसिंग सोसाइटी के इलेक्शन नहीं जीत सकते। पूछता है भारत कि आज योगेंद्र यादव, वही योगेंद्र यादव, अनइलेक्टेबल योगेंद्र यादव एक बार किसानों के बीच कैसे गए? पूछता है भारत, क्या वो किसान है? बताइए मुझे, पूछता है भारत, बताइए मुझे, पूछता है भारत। किसानों के बाद बीच से प्रेस कॉन्फ्रेंस कैसे की? बताइए मुझे, पूछता है भारत। ये बताओ
ये बताओ। पूछता है भारत। अब मैं जवाब सिरसा जी पूछता है भारत। मैं पूछता हूँ कि योगेंद्र यादव कब से किसान हो गए? सिरसा जी पूछता है भारत। पूछता है पूरे के पूरे भारत के किसान। जी एक सेकंड जरा मुझे बोलने दीजिए। मैं योगेंद्र यादव जी पे बोल रहा हूँ। देखिए अर्नब जी, जहां तक योगेंद्र यादव जी का सवाल है, वैसे प्यार से लोग उन्हें सलीम यादव कहते हैं। जहां तक योगेंद्र यादव जी का सवाल है, पूरे विश्व में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जो इतने विषयों का एक्सपर्ट हो। हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन के वो एक्सपर्ट हैं, ग्रिड फेल्योर के वो एक्सपर्ट हैं, कोरोना के वो एक्सपर्ट हैं, डिमोनेटाइजेशन के वो एक्सपर्ट हैं, आर्टिकल 370 के वो एक्सपर्ट हैं, सेफोलॉजिस्ट भी हैं, कहाँ इलेक्शन कौन जीतेगा ये सब भी वो बता सकते हैं। मतलब ऐसा व्यक्ति है आज मतलब नोबेल प्राइज मिलने वाला है उनको। और बिल्कुल मैं हमेशा से कहता हूं, अगर इच्छाधारी नागिन योगेंद्र यादव जी को देख ले तो अजय अरोड़ा वहीं समाप्त हो जाएगी। नहीं, समाप्त हो जाएगी इच्छाधारी नागिन समाप्त हो जाएगी अगर योगेंद्र यादव को देख ले। अरे इच्छा करते ही योगेंद्र यादव जी वो रूप धारण करते हैं और न जाने कहां से ऐसी मधुर आवाज निकालते हैं और भ्रमित करने की लोगों को कोशिश करते हैं। इतने मतलब प्यार से चिकनी चुपड़ी बातें करके लच्छेदार मतलब पेट के अंदर से आवाज आ गए। जिनपिंग भी आ गए हैं, देखिए को कैसे प्रेजेंट करना है, जिनपिंग भी आ गए हैं, उनके फेवरेट थे। तो ये कमाल है, ये एक ऐसा ग्रुप है योगेंद्र यादव, प्रशांत भूषण, इनका एक ही मूल मुद्दा है, मोदी को कैसे हटाना है, राहुल को लाके कैसे सिंहासन पर बैठाना है। अब सब जान चुके हैं राहुल से ना हो पाएगा, तो कभी ईवीएम के ऊपर दोष देना, कभी आर्टिकल 370 के ऊपर दोष देना, कभी सीएए को फिर से कैसे हटाना है उसके बारे में बात, कभी किसान कानून के बहाने से प्रोटेस्ट करना, किसी भी तरीके से प्रोटेस्ट करना, किसी भी तरीके से देश में अनुशासन खत्म हो जाए, किसी भी तरीके से देश में लड़ाई हो जाए, और ये लोग अजय जी बस इनका अजय जी और अजय जी प्रेस कॉन्फ्रेंस में मेरी आवाज बढ़ा दीजिए। मैं चिल्लाना नहीं चाहता। प्रेस कॉन्फ्रेंस में योगेंद्र यादव ने कहा कि उन्हें सरकार आंदोलन और तेज करने पर मजबूर कर रही है। ये क्या है भाई? ये तो खुली धमकी है कि आप मेरी बात मान लो वरना हम और हंगामा करेंगे। क्यों माने हम आपकी बात? बताइए मुझे, क्यों माने आपके हंगामा? ये अर्बन नक्सली, इन अर्बन नक्सलियों की यही तो तरीका है कि लोगों के बीच घुस जाते हैं, उन्हें भड़काते हैं और तोड़फोड़ करवाते हैं। क्यों हम होने दे तोड़फोड़? बताइए मुझे, तोड़फोड़ क्यों हो? देश क्यों टूटे? बताइए मुझे, पूछता है भारत। किसान आंदोलन में भी इनका यही रंग सामने आ गया है। किसानों को न्याय दिलवा के मानेंगे। ये ऐसे लोग हैं जिन्हें शांति पसंद नहीं है। इन्हें तो कहीं आग लगे, तोड़फोड़ हो, उसमें इनको मजा आता है। उनको मजा क्यों लेने दे? बताइए मुझे, पूछता है भारत। संबित पात्रा के साथ हो जाए 3 मिनट डिबेट में बाकी है पड़ेगा। संबित 3 मिनट डिबेट में बाकी है कि हम कानून देखिए अर्नब जी, योगेंद्र यादव जी के बगल में मानना पड़ेगा। आपका मतलब क्या मानना पड़ेगा? उनके बारे में भी बता दूं। नहीं ये ऐसे क्यों परेशान हो रहे हैं? अरे ऐसे ज्यादा मत हिलिए, आराम से बैठिए। अर्नब जी, ये जो योगेंद्र यादव जी के बगल में जसवंतपाल सिंह जी बैठे हुए हैं, आपको पता है ये पीडीएफआई के फाउंडर हैं और पीडीएफआई के जो को फाउंडर हैं वो वारा राव हैं, अरुंधति राय हैं, SAR गिलानी है, मेधा पाटकर है। ये सारे लोगों ने पीडीएफआई बनाया। ये पीडीएफआई क्या है? ये पीपल्स डेमोक्रेटिक फ्रंट ऑफ इंडिया है। ये एक माओवादी संगठन जिसको यूपीए की 2009 में आतंकी संगठन कह के बैन किया था। आज ये लोग सारे सामने आ गए। उठने वाले नहीं है। वारा राव को रिलीज कर दिया। वारा राव कौन सा बहुत बड़ा किसान है? कौन सा किसान है वारा राव? और यहाँ पे आपने विवेक जिनपिंग को कोई बोल रहा था विवेक जिनपिंग अन्नदाता है। अरे ये तो प्राण खाता है हमारा रोज शाम को, ये अन्नदाता कैसे हो जाएगा? ये विवेक जिनपिंग अन्नदाता है? ये विवेक जिनपिंग प्राण खाता है हमारा रोज शाम को। शाम होते ही कार के अंदर बैठ के भैया मेरे भी खेत है, अन्नदाता नहीं है। मैं भी किसान हूं। ये विवेक जिनपिंग अन्नदाता नहीं है, ये गलत है। कौन कह रहा है पिज्जा क्यों नहीं खा सकता? किसान गाना क्यों नहीं सुन सकता? अन्नदाता नहीं, प्राण खाता। वाह, अभी कोई बोल रहा था कि विवेक जी अन्नदाता है। अरे काहे का अन्नदाता है? ये रोज शाम को एक नई गाड़ी में बैठ के पूरे इंडिया का प्राण खाता है। ऐसे चिल्ला कर इलॉजिकल बात करते हैं। इससे अच्छा तो राम से पिक्चर देख लूंगा मैं। बीजेपी वाले कह रहे हैं नहीं, इससे अच्छा है राम से ब्रदर पिक्चर देख लो। ये रोज शाम को आप
किसानों के घर में एसी भी होना चाहिए। हम तो ये कह रहे हैं और ये बीजेपी वाले कह रहे हैं किसानों को गरीब रहना चाहिए। आप सब भ्रम फैला रहे हैं। आप सबसे मैं कहूंगा कि बिल पढ़िए, ये किसानों की अच्छाई के लिए मोदी जी ये बिल लेके आए हैं। गंभीर मुद्दा ये है सिरसा जी, अगर आपको मैं कहूँ, आप चौधरी जी और सिरसा जी, आपसे अभी एक गंभीर बात करना चाहता हूँ। संबित पात्रा भी है डिबेट पे और चौधरी रामकुमार वालिया भी है। देखिए जो भी आप कह रहे थे ना, आप 3 हफ्ते पहले 2 हफ्ते पहले तक लोग मानते थे कि यही किसान नेता है जो रोक रहे, मगर अभी जिस डायरेक्शन में पूरी बात चल रही है ना, सिरसा जी, आप चौधरी जी मेरी बात मान लीजिए, अभी जो किसान इतनी बड़ी बड़ी रैलीज कर रहे हैं किसान बिल के समर्थन में, उनकी बात भी तो सुननी पड़ेगी ना। क्यों मैं नहीं सुनूं इनकी बात? देखिए मुझे, मैं क्यों ना सुनूं? मैं चौधरी मलिक जी को क्यों बोलूं कि आप किसान नहीं है? क्यों बोलूं मैं उन्हें? मैं आपकी बात सुनी मगर उनकी बात नहीं सुनूंगा तो ये बात तो ठीक नहीं होगी ना। हाँ जी, असली किसानों की सुनो। आप मेरे को तो बोलने नहीं दे रहे। सुन रहा हूँ। आप रुकिए ना जिनपिंग साहब। मैं एक बात पूछना चाहता हूँ। मैं चौधरी साहब, सिरसा जी हमारे को सुन रहे हैं, बोलिए। जो लोग हमारे को सुन रहे हैं, वो क्या हमारे को ये समझेंगे कि ये लोग अच्छी बात कर रहे हैं, हम इनको सुने? जेकर आप लोग गोस्वामी जी से मैं निवेदन करूंगा कि जिस वक्त आप चर्चा करवाते हैं, आप घड़ी देखिए, बात निवेदन करना आप चाहता मेरी बात मुझे इस कानून के किसानों को होने वाले कुछ फायदे बताने दीजिए कृपया करके। गोस्वामी साहब, मैं आपसे एक आग्रह करना चाहता हूँ। अरे तुम हमारे बड़े विनम्र आग्रह करना चाहता हूँ। तो मैं आज्ञा दीजिए, एक रिक्वेस्ट करता हूँ आपको मैं। देखिए आज मैं घोषणा कर रहा हूँ कि कल शाम को आप दोनों के बीच में डिबेट होगी। पूरे भारत के लोग देखेंगे। नहीं, पूरे भारत के लोग देखेंगे। एक तरफ सिरसा जी होंगे, एक तरफ वालिया जी होंगे, पूरी डिबेट होगी। ये मैं गारंटी कह रहा हूं। कल मैं पूरे समय के साथ डिबेट करूंगा, फोन लाइन खोल दूंगा। कल मैं समय देकर फोन लाइन खोल के डिबेट करेंगे कल। दोस्तों, इसके बारे में और जानकारी इस प्रोग्राम के बाद में दूंगा। दोस्तों, अंत में यह कहूंगा कि कहा जाता है कि किसान बनाए नहीं जाते, किसान अपने जज्बे से बनते हैं। वो धूप छांव बरसात सहते हुए अन्न उगाते, पर पिछले 70 सालों में इन अन्नदाताओं से धोखा हुआ है। आज तक उन्हें क्या मिला? कमाई के पायदान में किसान आज भी सबसे नीचे क्यों है? आज भी फसल उगाने के बाद किसान डरा रहता है कि उसके फसल की अच्छी कीमत मिलेगी या नहीं मिलेगी। उसे डर लगता है, उसे डर रहता है कि मंडियों में साहूकार उसे ठग तो नहीं लेंगे। सरकार का नया कानून किसानों को इससे आजादी देना चाहता है दोस्तों, पर कुछ लोग ऐसे हैं जो किसानों के साथ छल कर रहे हैं, बांटने और तोड़ने की राजनीति करने वाले किसानों को मोहरा बना रहे हैं। ये योगेंद्र यादव जैसे लोग उनकी आवाज को बांट रहे हैं। मैं इस देश के लोगों से अपील करना चाहता हूं कि अपने किसानों को हम बचाएं। ये आपके अन्नदाता हैं, अगर ये खुश नहीं रहेंगे तो देश खुशहाल नहीं हो सकता। दोस्तों, कल शाम 7 बजे आपके सामने फिर हाजिर हो जाऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद, अनुमति दीजिए। नमस्कार दोस्तों, नमस्कार।